नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है यूसीसी की बारी, सियासत भारी। जी हां, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही यूसीसी को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री का तर्क है कि इससे संपत्ति, विवाह और गोद लेने के मामलों में समानता आएगी, इसलिए ये कदम बेहद जरूरी है। लेकिन सवाल सिर्फ विवाह और हक का नहीं है, सवाल उस वोट बैंक का है जिसे कांग्रेस आदिवासियों की आड़ में साधना चाह रही है, या यूं कहें कि अपने वोट बैंक के लिए वो सवाल दाग कर विरोध कर रही है। लिहाजा कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कई सियासत तापमान चढ़ गया है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। यूसीसी पर फिर घमासान, सियासत का बढ़ रहा तापमान। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक देश में सभी नागरिकों के लिए समान कानून, लेकिन मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होने से पहले ही इस पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में जल्द यूसीसी लागू करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। समिति बना दी गई है, सुझाव भी लिए जा रहे हैं और वेबसाइट भी शुरू की गई है। दरअसल यूसीसी बीजेपी के उन मुद्दों में शामिल रहा जिन्हें वो लंबे समय से लागू करने की बात कर रही है। केंद्र में भी इस पर चर्चा होती रही है और उत्तराखंड जैसे राज्यों में इसे लागू भी किया जा चुका है। ऐसे में मध्य प्रदेश में इसकी पहल को बीजेपी सामाजिक समानता और महिला अधिकारों से जोड़कर पेश कर रही है। समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लगाई जा रही है। हमारे राज्य के अंदर जो बहनों के विवाह के विच्छेद के प्रकार हो, पारिवारिक रूप से बहुत सारे रीति रिवाज पालने के तरीके हों, ये अलग अलग धर्मों के होना, इसकी आज आवश्यकता नहीं है। हमको समान नागरिक संहिता पे बढ़ने की जरूरत है। समिति अपने राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर हमारे सभी धर्मों के लोगों से सुझाव भी ले रही है और सबका संकलन करके हम चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में लागू हो जाए। भले ही सरकार यूसीसी को सामाजिक समानता से जोड़े, लेकिन कांग्रेस इसे अलग नजरिए से देख रही है। याद हो तो यूसीसी को लेकर पहले भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ये कह चुके हैं कि बीजेपी संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। साथ ही दलित और आदिवासी समाज को लेकर भी सवाल उन्होंने खड़े किए थे। और अब कांग्रेस ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है, यूसीसी को लेके भी किस प्रकार से भेदभाव करना चाहती है। मैंने पहले भी कहा था कि यूसीसी को लेके आपने कमेटी तो बनाई, क्या 7 लोगों की कमेटी इस मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगी कि मध्य प्रदेश के लोग तय करेंगे? भारत का जब संविधान बना तो कांग्रेस पार्टी ने ही जो है उस संविधान में के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं उनमें यूसीसी का प्रावधान किया है। तो सरकार इसके लिए आम सहमति बनाए, समाजों के बीच में जो अलग अलग परंपराएं हैं उनका जो है निराकरण ढूंढे, और जो है ये केवल हल्ला मचाने और जो है वाहवाही लूटने के अलावा पहले सरकार सार्वजनिक करे कि उनका समाधान क्या निकाला सरकार ने, फिर उसके बाद लागू कर दे। कांग्रेस ने तो इसका प्रबंध जो है संविधान में किया हुआ है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, तो इसमें जो है अलग से कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूसीसी पर असली लड़ाई कानून की कम और राजनीति की ज्यादा है, क्योंकि अभी समिति सुझाव जुटा रहे हैं, मसौदा तक सामने आया नहीं, लेकिन विरोध और समर्थन दोनों शुरू हो चुके हैं। सवाल ये भी कि जब सरकार सभी वर्गों से राय देने की बात कर रही है, तो फिर अंतिम स्वरूप सामने आने से पहले ही आशंकाओं का माहौल क्यों बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर यूसीसी अब सिर्फ कानूनी या प्रशासनिक विषय नहीं रहा, बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति का नया रणक्षेत्र बनता जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यूसीसी पर सियासत का तापमान और बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या कांग्रेस आदिवासियों की आड़ लेकर अपना वोट बैंक साधना चाहती है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी वाकई में सामाजिक सुधार चाहती है या इसके जरिए राजनीतिक एजेंडा साध रही है? तीसरा सवाल, क्या यूसीसी के बहाने दोनों दल अपना अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं?
चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस नेता यशवंत सिंह चंदेल और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत चंदेल जी आप ही से करते हैं। विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस? क्या अपना वोट बैंक साधना चाहती है? क्योंकि दो तरह की बातें आई हैं। आपने नेता प्रतिपक्ष को भी सुना होगा, कह रहे हैं लोकतंत्र का, संविधान का की एक तरह से हत्या की जा रही है, और आपके प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये अधिकार तो संविधान में कांग्रेस ने ही दिया है, तो इसमें नया क्या है? तो ये असमंजस क्यों? और आदरणीय ब्रजेश जी, आपको सादर प्रणाम करता हूं और आदरणीय शर्मा जी को भी प्रणाम करता हूं। देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस ने ही 40वीं अनुसूची के पैरा 4 में ये व्यवस्था की थी यूसीसी के लिए। लेकिन मेन जो बात है, अभी ये जो जिस तरह से ये ध्रुवीकरण कर रहे हैं, हमारी आपत्ति देखिए। मध्य प्रदेश, आप जानते हैं मध्य प्रदेश विविधताओं भरा प्रदेश है। यहाँ पर पग पग पे कहते हैं बोली और वेशभूषा बदल जाती है। हर 50 किलोमीटर पर यहाँ पर वेशभूषा और हर 100 किलोमीटर पे यहाँ पे बोली बदल जाती है। अगर आपको कोई भी इस तरह की चीजें करनी है तो उसके पहले जो भी यहाँ पर संबंधित पक्षकार हैं उनसे आप चर्चा करिए। आप आदिवासियों से, महिलाओं से, अल्पसंख्यकों से, उनके मन में जो डर है, जो भय है, उसको उनके साथ में बैठा के उनसे चर्चा करिए, विस्तृत चर्चा करिए। चर्चा करने के बाद जो उस पर रिजल्ट आएगा, यशवंत जी, चर्चा के लिए तो सुझाव मंगाए हैं ना, कमेटी ने मंगाए हैं, तो अभी लागू तो हो नहीं गया। आप भी तो आशंका ही व्यक्त कर रहे हैं ना, अभी तो चर्चा ही चल रही है एक तरह से। राजेश जी, हमारी आशंका निराधार नहीं है, क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। क्या आशंका है आपको कि आदिवासियों को आप आड़ ले रहे हैं एक तरह से? हाँ बिल्कुल ब्रजेश जी, तो उत्तराखंड में लागू कर दिया उन्होंने। उत्तराखंड में तो आदिवासियों को बाहर कर दिया, गुजरात में बाहर कर दिया। उत्तराखंड में उन्होंने आदिवासियों को बाहर कर दिया, तो मध्य प्रदेश में अभी उन्होंने विस्तृत बताया नहीं है। नहीं, पहले कह चुके हैं, ऐसे बयान आ गए हैं कि बाहर किया जाएगा, लगभग वही मॉडल रहेगा। अगर आपने बाहर ही कर दिया है एक वर्ग को, तो फिर यूसीसी का क्या मतलब निकल गया? फिर यूसीसी का क्या मतलब निकला फिर? अगर आपने एक वर्ग को बाहर ही चाहते हैं कि आदिवासियों को शामिल किया जाए? हमारा ये कहना है ब्रजेश जी, इसमें हर पक्ष को शामिल किया जाए, जो भी इसमें साबित हर सीधा सवाल है मेरा, क्या आदिवासियों को शामिल किया जाए उसमें? ये कांग्रेस चाहती है सबको समान रूप से देखा जाए। सुनिए, तो मैं वही तो बोल रहा हूं। हमारा यह कहना है कि इसमें हर पक्ष को इसमें शामिल किया जाए, हर पक्ष से बात की जाए, हर पक्ष से चर्चा की जाए, और उस चर्चा के बेस पे एक ऐसा बिल बने जो समाज के हर पक्ष को स्वीकार हो। समिति ने समय दिया भाई, आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हो, अपने सुझाव दे सकते हो, वही चर्चा होती है। और कैसे चर्चा की जाए? घर घर जाकर चर्चा करें? नहीं, समिति ने वो तो दिया है, लेकिन समिति क्या अभी आ रही है क्या? अभी जहां पर मैं बैठा हूं यहां पर तो कोई चर्चा नहीं हो रही है, कहीं पर कोई बात चर्चा नहीं हो रही है। आप जो मेन अफेक्टेड लोग हैं यहाँ पर, हमारे आदिवासी परिवार है। फिर कांग्रेस क्यों कह रही है कि आदिवासियों को बाहर कर रहे हैं? अभी तो कानून का मसौदा आया नहीं है ना, अभी तो प्रारंभिक स्टेज पर है ना। तो फिर आप कह रहे हो बाहर कर रही है, फिर आप कह रहे हो कि उनको भी बाहर करना चाहिए। स्टैंड बताइए ना अपना। क्या आप होते तो आप कैसे लागू करते या नहीं करते, बताइए। देखिए, हमारा स्टैंड क्लियर है कि अगर आप कोई भी कानून बनाना चाह रहे हैं तो जो भी पक्ष इस पे इफेक्टेड हो रहा है, हर पक्ष से आप बात, चर्चा, उनसे मशवरा करिए, उसके बाद ही आप वहां पर उस कानून को वहां पर लागू करिए। चर्चा की स्टेज पे फिर वही सवाल आ गए ना। आप कह रहे हैं चर्चा करिए, तो चर्चा ही तो चल रही है, हम भी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। आपका कोई सुझाव हो तो दे दीजिए, या समिति को जाके दे दीजिए आप सुझाव। ओपन है ना वो, तो कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जाके दे सकते हैं। लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र के साथ यहाँ छेड़छाड़ हो रही, संविधान की हत्या की जा रही है। ये कहां से हो गया? ब्रजेश जी, यहाँ पर उन्होंने वेबसाइट पर मसौदा डाल दिया। कितने लोग यहाँ पर वेबसाइट में जाके मसौदा डाल रहे हैं? यहाँ पर जाके गांव लेवल पर आपको जाके उनसे चर्चा करनी पड़ेगी, तहसील लेवल पर जाके समितियों को गठित करना पड़ेगा। और जो हमारे आदिवासी भाई हैं, एक तरफ तो आप पेशा अधिकारों की बात कर रहे हैं। आदिवासी तय हो गया है कि बाहर रहेंगे, क्योंकि पहले के जो लागू किया जिन राज्यों में भावी बीजेपी की सरकार है, और वो उनके तमाम नेता कह चुके हैं कि आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि बाहर नहीं रखेंगे, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? वोट बैंक साधना चाह रहे हैं? सवाल तो वही है ना। किसको डराना चाह रहे हैं? कौन सा भ्रम फैलाना चाह रहे हैं? ये डराना हम नहीं चाह रहे ब्रजेश जी, डराना तो भाजपा वाले चाह रहे हैं। क्योंकि अभी का जो मुद्दा है, मध्य प्रदेश का असली मुद्दा है कर्ज का बोझ। आज बेरोजगारी,
महिला आपको मुद्दे सुरक्षा पे कुछ नहीं है तो आप इससे इधर उधर चूंकि- चले गए। चलिए जवाब ले लेता हूँ नहीं, भैया। ब्रजेश जी, अजय जी, क्योंकि- आप घर घर जाके आदिवासियों के बीच में जाकर उनसे सुझाव क्यों नहीं लेते हैं और आदिवासियों को शामिल करेंगे या बाहर करेंगे? एक बार और स्पष्ट कर दीजिए, क्या ध्रुवीकरण आपकी मंशा है जो वो कह रहे हैं? ब्रजेश जी, अभी आपने हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी जी को, यशवंत जी को जो पूछा, वो सिर्फ आदिवासी आदिवासी कह रहे थे। जिस वोट बैंक की उनको चिंता है या जिनके लिए वो ये कांग्रेस नहीं चाह रही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में किसी भी राज्य में लागू हो, वो माइनॉरिटीज है। और ये बार बार उनके बयानों से, उनके व्यवहारों से स्पष्ट होता है। देखिए, आज मध्य प्रदेश एक ऐसी दहलीज पे खड़ा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स की एक मंशा थी आर्टिकल 44 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इंसर्ट करने के पीछे जो एक विचार था कि एक राष्ट्र में एक विधान है। जिस प्रकार से हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पूरे देशवासियों को, हमारे नागरिकों को गवर्न करने के लिए एक क्रिमिनल लॉ सिस्टम है, उसी प्रकार से सिविल लॉज के लिए भी एक सिस्टम होनी चाहिए जिसमें चाहे हमारे मैरिज के विषय रहे, डिवोर्स के विषय रहे, इनहेरिटेंस के विषय रहे या एलिमनी के विषय रहे, ये किसी एक कानून से गवर्न होने चाहिए। कि मुस्लिम्स के लिए अलग है, हिंदूज के लिए अलग है, तो ये इस प्रकार से तो देश में समानता जो एक क्यों हुई अजय विरोधाभास जी? की- यदि आदिवासी समाज को आप बाहर कर देंगे तो समानता क्यों हुई? नहीं, क्या आप देखिए, वाकई में सामाजिक सुधार चाहते हैं? आपका भी राजनीतिक एजेंडा है? ब्रजेश जी, मैंने इसलिए कहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ही एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना के रखा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जो हमारे ट्राइब्स थे उनके लिए 5th शेड्यूल में, 6th शेड्यूल में एक विस्तृत व्यवस्था करके रखी। उन्होंने कहा है कि शेड्यूल ट्राइब्स के जो कुछ कस्टम्स है उसमें हम इंटरफेरेंस नहीं कर सकते और उसके लिए संविधान में एक विस्तृत व्यवस्था दी है। लेकिन उसके साथ साथ जब आर्टिकल 44 को लेकर जब बहस हो रही थी तो उसमें ये कहा था कि उचित समय आने पे राज्यों को अधिकार दिया जाएगा और राज्य ये इसके लिए अधिकृत रहेंगे कि वो अपने अपने राज्यों में समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड के लागू कर सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी तो जिस करिए, समानता तो की कांग्रेस अधिकार भी की कह रही ना कि अधिकार है संविधान में, लेकिन आप यहाँ भेदभाव भी तो कर रहे हैं। समानता कहाँ से आई? निश्चित- आप ब्रजेश भी जी, एक उत्तराखंड वर्ग में को टारगेट कर रहे हैं क्या वोट बैंक के लिए? उत्तराखंड में हमारी सरकार ने विदाउट एनी हिस्ट यूसीसी को लागू कर दिया है। गुजरात की असेंबली ने कानून को पास कर लिया और अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही असम की असेंबली ने भी कानून पास कर लिया। तो बिना किसी हो एंड क्राई के, बिना किसी हल्ले के वहां की जनता ने भी एक्सेप्ट कर लिया और वहां पे एक डिटेल्ड डेलिब्रेशन हुआ, डिस्कशन हुआ। वहां पे जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी, मध्य प्रदेश में भी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी के नेतृत्व में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। कमेटी का एक अपना वेबसाइट भी लॉन्च किया और कमेटी, जैसा कि आज मुख्यमंत्री जी का बाइट है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विभिन्न जगहों पे हमारी कमेटी जाएगी, हाई पावर्ड कमेटी स्टेक होल्डर के साथ में बात करेगी, समाजों के साथ में बात करेगी, उन सारे हितधारकों के साथ में बात करके मध्य प्रदेश के कानून का ड्राफ्ट क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, वो उस पर चर्चा करेगी और उसको पब्लिक डोमेन में लाएगी। तो अभी तो बहुत दूर का विषय है। तो कांग्रेस शुरुआत से ही जो राजनीति करने लगी है बिना किसी आधिकारिक मसौदे के, बिना किसी आधिकारिक चर्चा की, यदि कांग्रेस को राजनीति करनी है और किस वोट बैंक को बचाने की राजनीति करनी है, ये उनके जो हम कहेंगे कि विचलित होने की जो राजनीति है उससे स्पष्ट हो रहा है। ब्रजेश जी, ठीक है, तो शुरू से विचलित हो गए चंदेल जी आप लोग? अभी तो मसौदा भी तैयार नहीं हुआ। छोटा सा जवाब। आदरणीय ब्रजेश जी, विचलित हम नहीं हैं। हमारा सीधा कहना है कि अगर आप कोई कानून बना रहे हैं उसकी पहले आप उत्तराखंड में इन्होंने कानून बनाया और उसमें केवल 1 साल के अंदर ही ब्रजेश जी 18 अमेंडमेंट हो गए। इसका मतलब था कि आपने कानून सही ढंग से नहीं बनाया, सबसे बातचीत करके आपने कानून नहीं बताया, आपने केवल तो भैया यहाँ बन रहा है ना, जो गलतियां वहां हुई सुधार कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारा तो अभी ये गलतियां जब निकालना ना, आप तो पहले ही निकालने लगे। नहीं, ब्रजेश जी, बतौर मजबूत विपक्ष हमारा यह दायित्व है कि सरकार की कमियों को इंगित करना। तो पहले ही बता दीजिए ना क्या क्या कमी है, दूर कर देंगे। सुझाव दे दीजिए ना आप। सुझाव दे रहे हैं ना आप, जो भी पक्ष से इफेक्टेड हो रहे हैं उनसे बात करिए। हाँ तो बोल रहे हैं ना, बात कर रहे हैं। वही तो व्यवस्था जा ही रहे, होगी। कमेटी जा रही है तो बता ही दिया ना। नहीं, जा तो रही है लेकिन कहाँ जा रही है? जमीन में कुछ नहीं दिख रहा राजेश जी, ये केवल फाइलों में बात अजय चल जी, रही है। कुछ कह रहे हैं आप, तो कह रहे हैं जमीन पर ही दिख रहा है। मुझे देखिए, पहले तो इनका प्रश्न है कि कानून में 100 से अधिक अमेंडमेंट, 18 से अधिक अमेंडमेंट होने की बात करी। देखिए, हमारा संविधान जब 1950 में अडॉप्ट किया गया था तब से लेकर आज तक 130 से अधिक अमेंडमेंट हो चुके। तो जो कानून बनते हैं वो समय काल परिस्थिति में उसमें बदलाव होते रहते। दूसरा बड़ा जो विषय है कि आपने कहा कि कमेटी कहाँ जाएगी, तो निश्चित रूप से uccmp.gov.in पे आज, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने उस वेबसाइट के बारे में भी बताया, और ये पब्लिक डोमेन में है। दूसरा, कमेटी जहां जहां जाएंगी उस स्टेक होल्डर के साथ में बात करेंगी, सब पब्लिक डोमेन में होगा, कुछ भी छुपा के नहीं हो रहा है। कानून भी जब बनेगा तब भी मध्य प्रदेश विधानसभा के समक्ष आएगा, ड्राफ्ट भी बनेगा, ड्राफ्ट भी वेबसाइट पे अपलोड होगा, तो हमारे अपने कमेंट्स करने के लिए वो भी वेबसाइट पे आएगा। तो जो कांग्रेस की चिंता है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार उस चिंता का ध्यान रखेगी। और आपकी यदि सुझाव, तो यशवंत जी आप दे सकते हैं, अभी हम लोग अनादि टीवी नेटवर्क पे बैठे हैं, आप टीवी नेटवर्क के माध्यम से भी सुझाव दे सकते हैं।
तो चाहना दे तो रहे हैं, stakeholder तो की सभी बात को ये आप कहाँ बाहर बची? करिए। आप आदिवासियों को क्यों कर रहे हैं? उनको ही बाहर करिए। अभी हाल तो सुझाव दिया है। लेकिन रमेश जी, क्या दोनों ही दल यूसीसी के बहाने अपना अपना वोट बैंक साध रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं? लगता है कुछ तकनीकी खामी है, मैं लौटूंगा उनके पास। जी अजय जी, सुझाव दे तो रहे हैं। जी, निश्चित निश्चित रूप से देखिए, नहीं सुझाव, उनके सुझाव तो मध्य प्रदेश की सरकार एक्सेप्ट भी करेंगी। रमेश जी जुड़ गए, ब्रजेश जी। सुन पा रहे हैं हाँ, शर्मा जी मेरी आप आवाज मुझे? पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है। मैं ये हाँ, जानना दरअसल चाह रहा था कि यूसीसी के बहाने क्या दोनों ही राजनीतिक दल अपना अपना वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं? और देखिए, कांग्रेस इसमें अभी कोई- शुरुआत में ही क्यों विरोध कर रही है इसका? अभी तो मसौदा भी तैयार नहीं हुआ। देखिए, मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो इस समय जो बातचीत हो रही है वो राजनीतिक बातचीत ज्यादा हो रही है। हम्म। जैसे कि अगर आपने संविधान सभा की बातचीत हुई, संविधान सभा में अधिकांश लोग समान नागरिक आचार संहिता चाहते थे, लेकिन एक व्यवहारिक कठिनाई ये थी कि चूंकि कुछ राज्य अंग्रेजों के सीधे अधीन थे, कुछ राजा नवाब थे, तो उस विभेद के कारण उन्होंने अवसर दिया कि सब मिल जाए। अभी भी आप अगर देखेंगे तो जितने क्रिमिनल लॉ हैं उसमें तो सब पर समान लागू ही होता है। बिल्कुल। हत्या पर सब, कोई आदिवासी होगा तो उसको भी एक ही सजा है, और नगरवासी को भी एक ही सजा है, और मुस्लिम को भी, हिंदू को भी। चोरी पर, डकैती पर, चाकूबाजी पर, ये सारी तो समान नागरिक आचार संहिता लागू है। केवल सिविल मामलों में अंतर पड़ रहा है, और सिविल मामलों में जो अंतर पड़ रहा है, मैं समझता हूं एक और बात, बहुत सारी भ्रांति है यहाँ। मैं यशवंत जी की बात का समर्थन करूंगा कि कमेटी जो बनाई है राज्य सरकार ने, वो केवल कानूनी प्रावधान देखेगी। इस पर कहीं ना कहीं एक सार्वजनिक सामाजिक समितियां बनना चाहिए, जो समाज के बीच जाकर के जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी गलतियां हैं, उनको जाकर के समझाएं। कानून कुछ इस तरह बनना चाहिए कि सामाजिक और धार्मिक जो गतिविधियां हैं उनमें कोई हस्तक्षेप ना हो, लेकिन अगर कोई विवाद थाने में आ गया है, भले ही वो सामाजिक है, तो उस सब पर एक लागू हो, चाहे वो तलाक का मामला लागू हो, चाहे शादी विवाह का मामला लागू हो। वो फिर अगर थाने में आ गया, सामाजिक स्तर पर आप 7 फेरे ले रहे हैं, 14 फेरे ले रहे हैं, मस्जिद में जाके शादी कर रहे हैं, मंदिर में जाके कर रहे हैं, आप कर लीजिए। लेकिन अगर मामला कोर्ट में आया है, थाने में अगर आया है, तो सब पर एक सी दफा लगनी चाहिए। ये लोगों को कहीं ना कहीं इस बात पर समझाइश लेकिन दे शर्मा जी करके, उसमें तो लगती भी है ना कि अभी दहेज प्रताड़ना का मामला हो, थाने आएंगे तो लगेगी। प्रताड़ित किया पति ने तो थाने आएंगे तो सब में एक ही धारा लगेगी। यहाँ तो सिर्फ बात हो रहा है कि विवाह का मामला है कि आप एक से अधिक विवाह कर लेते हैं, अपनी लड़कियों को संपत्ति में अधिकार नहीं देते हैं, एक पक्ष देता है दूसरा नहीं देता है, गोद लेने में है, तो ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा ना? क्या महिलाओं को अधिकार भी तो मिलेगा उससे? निश्चित रूप से ये जो समस्याओं का समाधान ये होना चाहिए, और ये सब पर एक सही कानून लागू होना चाहिए। आप मुझे बताइए, हम जब एक तरफ कहते हैं कि पूरी दुनिया एक गांव बन रही है, अगर पूरी दुनिया एक गांव बन रही है, तो एक ही शहर के एक ही गली में रहने वाले 2 लोगों को गोद में लेने का अधिकार अलग हो, संपत्ति के बेटी का अधिकार अलग हो, एक ही गली में रह रहे हैं 2 परिवार। मैं समझता हूँ ये विभेद नहीं होना चाहिए, ये लागू होना ही चाहिए। और गोवा में तो पहले दिन से लागू है। गोवा जब से भारत का अंग बना है, भारतीय गणराज्य का, तब से वहां पर ये लागू है। वहां कोई आदिवासी को किसी प्रकार की छूट नहीं है, किसी नगरवासी को किसी प्रकार की छूट नहीं है, धार्मिक आधार पर किसी प्रकार की छूट नहीं है। वहां तो ये सारी चीजें लागू है। और मैं समझता हूँ देश में ये कानून लागू होना ही चाहिए। इसमें जितना विलंब होगा, सामाजिक विभेद बढ़ेगा। कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता, सामाजिक एक रूपता के लिए यूसीसी बहुत जरूरी है लागू होना। जी तो यशवंत जी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे समानता आएगी। क्या आप नहीं चाहते कि महिलाओं को अधिकार मिले, उनको हक मिले, संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिले? किसी भी वर्ग में उनके साथ हो रहा है, बहु विवाह हो रहे हैं, तो उनके अधिकारों का हनन ही है ना, प्रताड़ना है। तो क्या कांग्रेस नहीं चाहती? आदरणीय ब्रजेश जी, अभी आदरणीय रमेश जी ने कहा कि गोवा में यूसीसी लागू है, तो गोवा के यूसीसी में है एक ये ऐसा क्लॉज है जिसमें पुरुष को एक से ज्यादा शादी करने का वहां पर वो अधिकार देता है। तो क्या यह महिलाओं के साथ में अन्याय नहीं है? महिलाओं के साथ में अत्याचार नहीं है? वहां पर है कि अगर एक 30 साल से ज्यादा का पुरुष है और उसकी एक सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो वो दूसरी शादी कर सकता है। तो क्या ये कानून, इस तरह का कानून महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ। गोवा पे बात नहीं कर रही। नहीं, आप चाहते हो कि ऐसा कानून हो? आप बता दीजिए, मैंने कहा ना सुझाव देना, दे दीजिए। आप बताइए, आप होंगे तो क्या कानून लागू करेंगे जी? आपकी सरकार होगी तो कौन सा कानून लागू करेंगे? कैसा होगा उसका मसौदा? आदिवासी उसमें होंगे,
जो गोवा में जो त्रुटियां हैं या जो कमियां हैं वो नहीं रहेंगी उसमें, बता दीजिए। आदरणीय ब्रजेश जी, हमारी जब सरकार अगर आएगी और निसंदेह 2028 में आएगी, क्योंकि ये भाजपा की इनकी जमीन पूरी खिसकती जा रही है, इसी कारण ये कभी यूसीसी और कभी कुछ चीजों पर ये बात करते तो हैं। भैया ये आप समझते नहीं चाहते हैं क्या इनकी लागू जमीन हो, खिसक गई और है। लागू हो तो कैसा चाहते बेरोजगारी, हैं? यदि आप लोगों के हक की बात कर रहे हैं तो बता दीजिए ना, ऐसा लागू करिए आप। हम लोगों के हक की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो भी अल्पसंख्यक, महिला, आदिवासी, हरिजन, एसटी एससी, सभी को जो भी वर्ग है, हर वर्ग को इसमें शामिल करके गांव लेवल तक हम जाएंगे, गांव लेवल तक कमेटियां बनाएंगे, उनके जो सुझाव आएंगे उन सुझावों को इंप्लीमेंट करने के बाद जो एक मसौदा बनेगा उस पर हम कानून बनाएंगे। ये हमारा ये स्टैंड है आदरणीय ब्रजेश जी। तो अभी कोई स्टैंड नहीं है कि किसको शामिल करेंगे, जो आपने पहले कहा था सबको शामिल करिए, समानता लाना है। तो ब्रजेश जी, जब आपसे आपके लिए और सबके लिए जब कानून बनना है तो पहले उस पक्ष से तो बात करनी पड़ेगी ना। ठीक है, उनसे तो वो भी जा रहे हैं ना समझना पक्ष से पड़ेगा बात करने के लिए, कि आप बिना बात इससे किए ही इनकार कुछ कौन कर रहा है। चीज़ लेकिन को अजय नहीं जी, जो सकते। शर्मा जी ने भी कहा, समितियां बननी चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, उनसे सुझाव लेना चाहिए, तब कानून बनाना चाहिए। वही बात कांग्रेस कर रही है बार बार। जी ब्रजेश जी, एक हाई पावर्ड कमेटी बनी है जस्टिस संजना प्रकाश देसाई जी उनके नेतृत्व में। वो पूरे स्टेक होल्डर्स के साथ में बात करने के लिए क्या टाइम फ्रेम रहेगा, मैकेनिज्म कैसा रहेगा, ये एक डिटेल डिस्कशन और डिलिब्रेशंस की प्रक्रिया है। जब भी कोई लॉज बनते हैं, जब भी कोई कानून बनता है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के डिस्कशन होते हैं। अभी आप हम सभी देख रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेके पूरे देश में किस प्रकार का डिस्कशन हो रहा है। उसमें विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ में जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो बात कर रही है। अभी हमने देखा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ओवरऑल चेंज किया था, जो 3 नए कानून आए थे, उसमें भी इसी प्रकार से पूरे देश भर में डेलिब्रेशन डिस्कशंस हुए थे। लेकिन मूल रूप से हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 जब हमारे संविधान में इनकॉर्पोरेट किया था, उनका जो उद्देश्य था कि समानता का सपना उन्होंने जो देखा था, उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए दशकों तक के बंधक बनाए रखा। आज जब हम इस दिशा में काम कर रहे हैं और ये अभी कह रहे हैं कि भाजपा आती सरकार में आई है तो कभी यूसीसी और कभी अलग अलग फंड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना के समय से यदि कोई विचार रहे हैं, हमारा मूल जो एजेंडे रहे हैं, भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण रहा है, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का विषय रहा है, यूसीसी को लागू करना रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के समय से, हमारे जनसंघ के स्थापना के समय से ये विषय रहे। तो हम विचार पे कभी अडिग नहीं रहे। देश में महिलाओं को अधिकार मिले, जेंडर जस्टिस रहे, जेंडर इक्वालिटी रहे, उसी के साथ साथ समानता का अधिकार रहे। हमारी बहन बेटियों को भी जब इनहेरिटेंस का राइट मिले, उनको भी संपत्तियों में अधिकार मिले, जब विवाह विच्छेद होता है तो उनको भी एलिमोनी के किस प्रकार के उनके अधिकार रहने चाहिए। पॉलीगमी का एक बहुत बड़ा विषय है कि एक समाज को 4-4 शादियां करने की अनुमति होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसा विषय है। आज हम जब विकसित भारत बनने की ओर अग्रसर है, तो हमारे सिविल लॉज को भी कहीं ना कहीं एक संगत करने की आवश्यकता है और उनको तर्कसंगत बनाकर किस प्रकार से आवश्यकता तो है रमेश जी, लेकिन क्या ये आने वाले चुनाव में ध्रुवीकरण का कारण भी बन सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ इससे ध्रुवीकरण का कारण तो इससे नहीं बनेगा। उसका एक कारण है कि जो भी राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने ढंग से जाएंगे और इसका कहीं एक सा प्रभाव समाज पर मुझे पड़ने की संभावना, इसके एक सा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं दिख रही। इसका अलग अलग समूह पर अलग अलग इसका प्रभाव पड़ेगा और जो राजनीतिक दल और जो समूह अपनी बात को जितने प्रभावी ढंग से लोगों के बीच में कह देगा, लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। मैं समझता हूं इससे वोटों का पोलराइजेशन इससे बिल्कुल नहीं होगा। इससे अगर मान लीजिए सकारात्मक प्रभाव बना तो इससे कहीं ना कहीं सामाजिक एकता बढ़ेगी और अगर इसका नकारात्मक प्रभाव बढ़ा तो कहीं ना कहीं सामाजिक द्वेष भी बढ़ेगा। इसका प्रभाव सामाजिक स्तर पर पड़ेगा, मुझे इसका राजनीति पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं दिख रही है। जी, तो फिर राजनीति हो क्यों रही है जब प्रभाव नहीं पड़ रहा? तो देखिए, राजनीति केवल इसलिए हो रही है कि लोगों के पास अब स्टडी कोई करता नहीं, मुद्दे किसी के पास अच्छे बचे नहीं। एक जमाना हुआ करता था जब विधानसभा चलती थी तो विधायक लोग लाइब्रेरी में बैठते थे विधानसभा की, पार्लियामेंट की, और जो सीनियर जर्नलिस्ट होते थे, सीनियर विधायक होते थे, उनके पास बैठ करके समझते थे। मैंने कैंटीन में लोगों को, ऐसे विधायकों को देखा है दूसरी पार्टी के वरिष्ठ विधायकों के पास बैठ करके बातों को समझ रहे हैं। अब ये सारा समझने का खेल, पढ़ने का खेल सारा खत्म हो गया। अब कान का कनेक्शन सीधा, आंख का कनेक्शन, कान का कनेक्शन सीधा जुबान से है। जो सुना है, जो देखा है, उस पर तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। बहुत से वक्त अखबार में जो 4 लाइन पढ़ी, सोशल मीडिया पर देखी, उस आधार पर मुद्दे बन रहे हैं, उस आधार पर अपने अपनी व्याख्या भी हो रही है। माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर यूसीसी की बारी है और यहाँ लागू भी होगा। उत्तराखंड में, असम में, बाकी राज्यों में लागू हो गए, लेकिन इस पर अभी से सियासत क्यों होने लगी? क्या दोनों ही दल राजनीतिक रूप से इसका फायदा उठाना चाहते हैं?
अपने अपने वोट बैंक को साधना चाहते हैं। लेकिन जो शर्मा जी ने कहा वही सफल होगा राजनीतिक दल जो अपनी बात जनता के बीच में ले जाएगा, उसे समझा पाएगा। तो क्या राजनीतिक दलों के पास बाकी के मुद्दे नहीं है जनता से जुड़े, जो हर मुद्दे पर सियासत शुरू कर दी? इसका कितना फर्क पड़ेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।